हेलो, आई एम क्लेयर और मैं 18 साल की हूँ। मेरी मॉम 5 सालों पहले चल बसी और हाल ही में डैड ने दूसरी शादी करने का फैसला लिया। जब मैं पहली बार फियोना से मिली तब वो मुझे काफी अच्छी लगी। उसने मेरे कपड़ों की और मेरे बनाए हुए केक की तारीफ की, लेकिन जैसे ही डैड दूसरे रूम में गए तो अचानक वो पूरी तरह से बदल गई। उसने मुझे नीचा दिखाते हुए कहा कि उसे शुगर बिल्कुल भी नहीं पसंद और कहा कि मुझे ठीक से कपड़े पहनने भी नहीं आते। बस तब से जब भी डैड आसपास होते तो फियोना एक देखभाल करने वाली अच्छी मॉम बनने का नाटक करती और जब डैड ना होते तो बिल्कुल स्कैरी बन जाती थी। एक दिन तो उसने मुझे फंसाने की भी कोशिश की। उसने डैड का क्रेडिट कार्ड यूज किया और कहा कि वो पैसे मैंने खर्च कर दिए, बट आई न्यू इट वाज हर। मैंने एक डिलीवरी गाय को एक महंगी बैग लाते हुए देखा था, लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि डैड ने भी उन्हीं पर विश्वास किया। क्लेयर, तुम बड़ी हो गई हो। यू शुड बी बिट मोर रिस्पॉन्सिबल, यू नो। अगर तुमने गलती की है तो उसे मान भी लो, लेकिन दूसरों पर इल्जाम मत लगाया करो। मुझे फियोना पर बहुत गुस्सा आ रहा था। जब भी कोई गड़बड़ होती तो डैड मुझ पर गुस्सा होते थे और इसलिए तब से अक्सर मैं घर से बाहर रहने लगी। मेरे बॉयफ्रेंड एरिक ने मुझे वीकेंड के लिए इनवाइट किया। आई वाज सो हैप्पी। वी वेंट टू द माउंटेन्स। हमने हाइकिंग की, मार्शमेलोस रोस्ट किए और टेंट में रात बिताई। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वी हैड अ ग्रेट टाइम। उसी हाइक पर एरिक ने मुझसे कहा कि हमें एक गुफा में जाना चाहिए। मुझे अंधेरे से काफी डर लग रहा था, लेकिन क्योंकि एरिक मेरे साथ था तो मैं मान गई। हमने अपनी फ्लैशलाइट्स ली और गुफा के अंदर चले गए, लेकिन अचानक ढेर सारे पंछी वहाँ से बाहर आए। मैं जोर से चीख पड़ी, लेकिन एरिक ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे शांत किया। माई हार्ट वाज पाउंडिंग लाइक क्रेजी। थोड़ी देर बाद मुझे ये एडवेंचर पसंद आने लगा। मैं अंदर की दीवारों को देखते हुए एरिक से थोड़ा दूर चली गई। अचानक मुझे एक अजीब सी वाइब्रेशन महसूस हुई। मेरे कुछ भी समझने से पहले मेरे आसपास की दीवारें गिरने लगी। जब मुझे होश आया तब मैं एक हॉस्पिटल में थी। पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि क्या हुआ, लेकिन जैसे ही मैंने अपने आप को बैंडेजेस में देखा तो मैं पैनिक होने लगी। लेकिन तभी डैड रूम में आए और उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया। उन्होंने कहा कि एरिक बिल्कुल ठीक था और अब मेरी जान को कोई खतरा नहीं था। ये सुनकर मैं थोड़ी शांत हो गई, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ इससे भी बुरा क्या हो सकता है। जब मेरे बैंडेजेस निकाले गए और मैंने खुद को आईने में देखा तो मुझे यकीन नहीं हुआ। There was no trace of my beauty left. मेरी आंखें छोटी हो गई थी और मेरी नाक टेढ़ी। मेरे सारे शरीर पर स्कार्स के निशान थे। मैंने रोते हुए नर्स से कहा कि वो एक प्लास्टिक सर्जन को बुलाए। जब मिस्टर ब्राउन वहाँ पर आए तो मैंने उनसे सब कुछ ठीक करने के लिए बोला, लेकिन उन्होंने कहा कि वो पहले ही सारी कोशिशें कर चुके हैं। मुझे कई दिनों तक हॉस्पिटल में रहना पड़ा, लेकिन मैं अपने नए अपीयरेंस को एक्सेप्ट नहीं कर पाई और अक्सर मैं रो पड़ती थी। डिस्चार्ज के दिन मैं अपने रूटीन चेकअप के लिए मिस्टर ब्राउन के ऑफिस में गई। वो थोड़ा लेट आने वाले थे, इसलिए मैं वहीं उनका वेट कर रही थी। लेकिन तभी मैंने टेबल पर रखा एक फोल्डर देखा जिस पर एक फोटो लगी हुई थी। ये नहीं हो सकता, इट वाज फियोना इन दैट फोटो। मैं वो फोल्डर देखने लगी और तब मुझे पता चला कि वो हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स थे। फियोना ने कई प्लास्टिक सर्जरीज करवाई थी और इससे पहले वो बिल्कुल भी देखने के लायक नहीं थी। क्या डैड को इसके बारे में पता होगा? फोल्डर को वापस रखते वक्त आई नोटिस समथिंग इंटरेस्टिंग। शादी से पहले फियोना का लास्ट नेम वही था जो मेरी डॉक्टर का था। Was it just a coincidence और अचानक मुझे कुछ फुटस्टेप्स सुनाई दिए। मैंने तुरंत उस फोल्डर को वापस रख दिया और अपनी चेयर पर जाकर बैठ गई। मिस्टर ब्राउन ने मुझे चेक किया और कहा कि अब मुझे डिस्चार्ज किया जा सकता है, लेकिन तभी मैंने उन्हें फियोना के बारे में पूछा। उसका नाम सुनते ही मिस्टर ब्राउन का चेहरा बदल गया। वो डर गए। या वी आर रिलेटेड। फियोना मेरी बहन है। तुम्हारे एक्सीडेंट के बाद उसने तुरंत मुझे कॉल किया। आफ्टर ऑल आई एम द बेस्ट प्लास्टिक सर्जन इन द सिटी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि हम मेरी स्टेप मॉम की बात कर रहे थे, जो कि मुझसे नफरत करती थी। वो अचानक मेरी मदद क्यों करने लगी, या क्या मैं ही गलत थी और वो सचमुच इतनी बुरी भी नहीं थी? जब मैंने अपने डैड को फियोना की सर्जरीज के बारे में बताया तब उन्होंने फिर से उसकी साइड ली। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक सर्जरीज करवाना कोई बड़ी बात नहीं थी। डिस्चार्ज होने के बाद मेरी लाइफ पहले जैसी नहीं रही। सर्जरी से पहले मैं खूबसूरत और सक्सेसफुल थी एंड आफ्टर दैट आई बिकेम एन आउटकास्ट। मेरे क्लासमेट्स मेरे साथ तो थे, लेकिन कोई मुझसे पहले की तरह बात नहीं करता था। वो मुझ पर दया करते थे, लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। कुछ दिनों बाद मुझे एक और बुरी खबर मिली। एरिक और मैं एक साइंटिफिक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, जिसे हम एक कॉन्टेस्ट में प्रेजेंट करने वाले थे, लेकिन अब मेरी जगह किसी और लड़की ने ले ली थी और उन दोनों ने एक साथ कॉन्टेस्ट के लिए अप्लाई किया था। आई वाज सो मच इन शॉक। मैंने उस प्रोजेक्ट पर काफी मेहनत की थी और क्रेडिट किसी और को मिल रहा था। सबसे खराब बात तो ये थी कि हमारे क्यूरेटर ने कहा कि एरिक तुम्हारे बारे में एक शब्द भी नहीं कहता था।
वो मुझे अवॉइड कर रहा था और वो कभी मुझसे मिलने के लिए हॉस्पिटल भी नहीं आया। मैंने गुस्से में अपना हाथ टेबल पर मारा। I wanted to cry but decided to stay strong. क्यूरेटर को भी काफी बुरा लग रहा था एंड अनएक्सपेक्टेडली उन्होंने मुझे एक जॉब ऑफर किया। मैं हफ्ते में 3 बार अनाथ बच्चों को सिखाता हूँ, लेकिन इस कॉन्टेस्ट की वजह से मैं ये नहीं कर पाऊंगा। क्या तुम कुछ दिनों के लिए उन्हें पढ़ा सकती हो? यू आर द मोस्ट केपेबल स्टूडेंट और तुम ये आराम से कर लोगी। मैंने थोड़ी देर सोचा एंड देन आई एग्रीड। आफ्टर ऑल अब मेरे पास काफी फ्री टाइम था क्योंकि कॉन्टेस्ट में मेरी जगह किसी और ने ले ली थी। क्लास से पहले मैं थोड़ी घबराई हुई थी। मुझे डर था कि कहीं बच्चे मुझे देखकर डर ना जाए। टू माई सरप्राइज एवरीथिंग वेंट जस्ट फाइन। मुझे हमेशा से ही बच्चे पसंद थे और जल्दी ही इन बच्चों को भी मैं पसंद आने लगी। ब्रेक के दौरान मैंने देखा कि कुछ बच्चे एक लड़के को परेशान कर रहे थे। उसका नाम सैम था। वो चश्मा पहनता था और उसकी बॉडी पर व्हाइट स्पॉट्स थे। मैंने इस कंडीशन को गूगल किया, तब पता चला कि इसको विटिलिगो कहते हैं, यानी स्किन पिगमेंटेशन की कोई प्रॉब्लम। मैंने उन बुलीज को डांटा और सैम को अपने पास ले आई। उस दिन से सैम को किसी ने परेशान नहीं किया। वो अक्सर मुझे उसकी बनाई हुई ड्राइंग्स और पोस्टकार्ड्स गिफ्ट करता था। इट वाज सो स्वीट। हम अच्छे दोस्त बन गए और मैंने उसे ऑर्फनेज के बाहर घूमने ले जाना शुरू कर दिया। हम वॉक्स पर जाते थे और कैफेज में स्वीट्स एंजॉय करते थे। सैम भी बहुत खुश था और अक्सर कहता था कि वो अब अकेला महसूस नहीं करता। एक दिन हम वॉक पर थे और अचानक फियोना सामने आ गई। वो एक मॉल से बाहर आ रही थी, शायद दोबारा मेरे डैड के क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करके। जब फियोना ने हमें देखा तो वो बिल्कुल शॉक थी। उसके चेहरे का रंग बदल गया और उसके हाथों के सारे बैग्स नीचे गिर गए। फिर उसे चक्कर आ गया और वो बेहोश हो गई। मैंने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई और अपने डैड को कॉल किया। मैंने सैम को ऑर्फनेज में पहुंचाया और फियोना से मिलने अपने घर चली गई। वो बेड पर सोई हुई थी। जब उसने मुझे देखा तो वो बेड से उठी और मेरी ओर गुस्से से देखने लगी। तुम्हें सैम के बारे में कैसे पता चला? तुमने उसे कैसे ढूंढा? I was so confused. तुम किसकी बात कर रही हो? तुम्हें सब पता है? क्या तुम मुझे ब्लैकमेल करना चाहती हो? मैंने सोचा कि उसका दिमाग खराब हो गया है और इसीलिए मैं वहाँ से चली गई। लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे शक हुआ कि किसी तरह सैम और फियोना कनेक्टेड तो नहीं है। अगले दिन मैं ऑर्फनेज डायरेक्टर से मिली और मैंने सैम के पेरेंट्स के बारे में पूछा। उसने कहा कि वो मुझे कुछ नहीं बता सकती, लेकिन मैं हार मानने वालों में से तो बिल्कुल भी नहीं थी। डायरेक्टर के जाते ही मैंने सिक्योरिटी डेस्क से ऑफिस की चाबी ली और चुपके से ऑफिस में घुस गई। मुझे वो डॉक्यूमेंट्स मिल गए जो मैं ढूंढ रही थी। ओह माय गॉड, ये नहीं हो सकता। फियोना वाज सैम्स मदर। आई हैड एब्सोल्युटली नो वर्ड्स। मैंने उन डॉक्यूमेंट्स के फोटोज लिए और चुपचाप वहाँ से निकल गई। मैं ये फोटोज डैड को दिखाने वाली थी, लेकिन वो तब घर पर नहीं थे। हालांकि जल्दी ही मुझे एक और सरप्राइज मिलने वाला था। मैं अपनी रूम की तरफ जा रही थी और तभी मैंने अपनी स्टेप मॉम को फोन पर बातें करते हुए सुना। उन्हें नहीं पता था कि मैं घर पर वापस लौट गई हूँ। मुझे कोई परवाह नहीं है कि तुम क्या सोचते हो, डियर ब्रदर। अगर तुमने इस बारे में किसी को बताया तो तुम सीधा जेल जाओगी और मुझे कोई हाथ भी नहीं लगा पाएगा। फियोना अपने भाई मिस्टर ब्राउन से बात कर रही थी। मैं उनकी बातें सुनने के लिए दरवाजे के पास गई। चुप रहो, तुमने क्लेयर को वैसा नहीं बनाया जैसे मैंने बोला था। जब मुझे एहसास हुआ कि वो मेरे बारे में बात कर रहे थे, तब मैं थोड़ी परेशान हो गई। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था क्योंकि तब मुझे पता चला कि मिस्टर ब्राउन मुझसे झूठ बोल रहे थे। मेरे लुक्स ठीक किए जा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। Why? आखिर मेरी स्टेप मॉम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती थी? जब डैड घर से बाहर आए तब मैंने उन्हें सैम के डॉक्यूमेंट्स की फोटो दिखाई और फियोना और मिस्टर ब्राउन की बातचीत के बारे में बताया। एंड देन अ मिरेकल हैपेंड। न जाने कितने दिनों बाद मेरे डैड ने मुझ पर विश्वास किया। वो भी मेरी तरह शॉक थे। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो ऐसा कर सकती है। हमें मिस्टर ब्राउन के पास जाना होगा ताकि सारी बातों का पता चले। अगली सुबह हम फियोना को बिना बताए हॉस्पिटल चले गए। मिस्टर ब्राउन हमें देखकर थोड़ा नर्वस लग रहे थे। डैड ने उनका कोट पकड़ा और उन्हें अपनी ओर खींचते हुए पूछा, तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया है? मुझे सब कुछ सच सच बताओ, वरना मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा। मिस्टर ब्राउन काफी घबरा गए। उन्होंने शर्म में अपना सर नीचे झुका लिया। आप सही हो, मुझे जेल में होना चाहिए, लेकिन ये सब मेरी बहन की वजह से हुआ। बचपन से ही फियोना काफी बदसूरत थी और सब लोग उसका मजाक उड़ाते थे। इसलिए जब वो 18 साल की हुई तो उसने अपने आप पर बहुत सारे प्लास्टिक सर्जरीज करवा लिए और खुद को बदल लिया। लेकिन वो आज भी इनसिक्योर महसूस करती है। वो उन सारी लड़कियों से नफरत करती है जो उससे जवान और खूबसूरत है। क्लेयर, इसी वजह से फियोना तुमसे जलती है। एक्सीडेंट के बाद उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें ठीक ना करूं, लेकिन अब मुझे इस बात का अफसोस हो रहा है। मुझे रोना आ रहा था, लेकिन मैंने खुद को संभाला किसी तरह। और सैम, उसने उसे क्यों छोड़ा? सैम को देखकर फियोना को अपना बचपन याद आता था। उसके स्किन इश्यूज की वजह से फियोना उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहती थी। वो किसी सक्सेसफुल आदमी से शादी करना चाहती थी और उसे लगता था कि सैम को देखकर कोई उसे नहीं अपनाएगा। I was wrong after all. फियोना सिर्फ एक खराब औरत नहीं थी, वो उससे भी ज्यादा बदतर थी। रियल मॉन्स्टर एंड नो प्लास्टिक सर्जरी could fix that.
मिस्टर ब्राउन ने मेरी फ्री सर्जरी करने का ऑफर किया और कहा कि हम इस सारी सिचुएशन को सीक्रेट रखें। डैड मना करना चाहते थे बट आई एग्रीड। आफ्टर ऑल मिस्टर ब्राउन सचमुच शहर के सबसे बेस्ट प्लास्टिक सर्जन थे। मुझे दोबारा उन सारी प्रोसीजर से गुजरना था बट आई प्रॉमिस माई सेल्फ टू बी स्ट्रॉन्ग। और इस बार मैं बिल्कुल तैयार थी। सब कुछ एक देजावू की तरह लग रहा था। मैं पहले की तरह उसी रूम में थी और मेरी पूरी बॉडी पर बैंडेजेस लगे हुए थे। उसी दिन एरिक मुझसे मिलने आया। उसने मुझसे दूर रहने के लिए माफी मांगी। वो खुद को एक्सीडेंट के लिए जिम्मेदार मान रहा था। उसने कॉन्टेस्ट में भी पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि वो मेरे बिना ऐसा नहीं करना चाहता था। तुमने इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत मेहनत की है। मैं ये तुम्हारे बिना नहीं करना चाहता, लेकिन आई नो हम फ्यूचर में ऐसे कई कॉन्टेस्ट जीत लेंगे। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मैंने महसूस किया कि वो सच कह रहा था। क्लेयर, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। भले ही प्लास्टिक सर्जरी के बाद तुम कैसी भी लगो, आई स्टिल वांट टू बी विथ यू। ऑफ कोर्स, अगर तुम भी मेरे साथ रहना चाहती हो, दैट इज। इस बार मैं खुद को रोक नहीं पाई। मैंने खुशी से उसका हाथ पकड़ लिया। रिहैबिलिटेशन के दौरान एरिक टुक केयर ऑफ मी। वो मुझे यूट्यूब वीडियोस दिखाता था, स्टोरी सुनाता था और मेरे लिए स्मूदीज भी लेकर आता था। मेरी सर्जरी सक्सेसफुल रही। मैं लगभग वैसी ही दिखने लगी जैसे मैं एक्सीडेंट से पहले थी। मेरे सर पर अभी भी एक छोटा सा स्कार था बट इट डिडंट बॉदर मी। और तो और इस स्कार की वजह से कॉलेज में सब मुझे हैरी पॉटर कहने लगे। फियोना को मेरी सर्जरी के बारे में कुछ नहीं पता था। डैड ने उसे कहा कि मैं अपनी ग्रैंडमा के घर चली गई हूँ कैलिफोर्निया में। जब मैं हॉस्पिटल में थी तब डैड भी पास के अपार्टमेंट में रेंट पर आ गए और उसके बाद जब हम घर लौटे तो फियोना हमें देखकर एकदम शॉक थी। वो काफी गुस्से में थी और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं बिल्कुल ठीक हो गई थी। डैड ने उसे कहा कि उन्होंने डिवोर्स फाइल किया है। फियोना ने अपने आप को जस्टिफाई करने की बहुत कोशिश की लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी। डैड ने उसे घर से बाहर निकाल दिया और ये देखकर मुझे काफी अच्छा लगा। मिस्टर ब्राउन ने हमसे कहा कि वो फियोना की देखभाल कर लेंगे और उसे एक थेरेपी लेने के लिए कहेंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि मैंने डैड को सैम को अडॉप्ट करने के लिए मना लिया। अब वो हमारे साथ रहता है। सैम, एरिक एंड आई ऑफन हैंग आउट एट द नियरेस्ट मैकडॉनल्ड्स और हम वहाँ के डिलीशियस बर्गर्स और फ्राइज एंजॉय करते हैं। मैंने अपना साइंस प्रोजेक्ट पूरा किया और हम अगले साल के कॉन्टेस्ट में इसे सबमिट करेंगे। तो आपके फैमिली रिलेशनशिप्स कैसे हैं? क्या आप भी किसी से जलते हैं? टेल अस इन द कमेंट्स डाउन बिलो।